जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज मार्केट ने कमोबेश 255 पॉइंट्स निकाल दिए हैं और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन्स हैं वो बुनियादी वजह है मार्केट को एक रेंज बाउंड कैफियत के अंदर रखने की और मार्केट में एक प्रेशर बिल्डअप करने की मेन रीज़न जो है वो मिडिल ईस्ट की टेंशन्स हैं जो अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान में ये तीन समझ लें कि ट्राइएंगल बनती हुई हमें नज़र आ रही है कि जिसमें पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और बाद में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई जो भरपूर जवाबी कार्रवाई है उसके वजह से अमेरिका इस जंग के अंदर कूदता हुआ नजर आता है। ट्रंप ने रात गए एक ट्वीट किया और उसने G7 की जो मीटिंग है वो भी वहाँ से 2 घंटे पहले उसने इवैक्यूएट किया और वहाँ पे वापस ऑफिस चला गया और उसमें नेशनल सलामती काउंसिल की नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वो पेशगी बुलानी थी और उसके बाद उसने तेहरान के लोगों को मुखातिब होकर कहा कि आप तेहरान खाली कर दें और एक बड़ा जो है वो अटैक की तेहरान के ऊपर जारी का एक दिया दिया इशारा दिया जिसकी वजह से हमने देखा कि जो मार्केट्स हैं दुनिया की ख़ुसूसन जो ईस्टर्न मार्केट्स हैं निकी के अलावा जापान की निकी के अलावा वो आज सारा दिन जो है वो डाउन रही और एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड रहा। निकी जापान ने 255 पॉइंट्स का इजाफा किया है अंगेज तौर पर जबकि सेंसेक्स ने 212 पॉइंट्स निकाल दिए और इसी तरह एशिया डाउ और हैंगसेंग ये भी माइनस के अंदर रही मार्केट्स। आज हमारी मार्केट में भी कुछ इसी तरह का मिला जुला रुझान रहा। कभी मार्केट ने कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंक सेक्टर की वजह से चूँकि कल हम मॉनेटरी पॉलिसी थी और स्टेट बैंक ने 11% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो मेंटेन रखा। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज आपको एक्टिविटी देखने को मिली और अगर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म ना करता थोड़ा बहुत जो उसने किया तो यकीनन इंडेक्स से 255 नहीं बल्कि 1055 पॉइंट्स का खराज होना मुमकिन था। मार्केट का हाई देखें तो 1,22,891 और अगर इसका लो देखें तो 1,21,815 का है और इसकी क्लोजिंग 1,21,971 पर आई है 255 पॉइंट नेगेटिव के साथ। आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं वो UBL है 79 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, HBL है, सिस्टम है, ABL है, SSGC है और PSO है और OGDC है, PPL है। ये वो स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा किया जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो लकी सीमेंट है, हबको है, बैंक अल हबीब है, FFC है और एंग्रो एच है। बैंक अल हबीब ने कल परफॉर्म किया था, आज उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और लकी सीमेंट चूँकि पंजाब के अंदर लाहौर गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट ने एक रॉयल्टी जो टैक्स है 6% उसको सीमेंट सेक्टर के ऊपर लागू किया जिसकी वजह से जो सीमेंट सेक्टर इफेक्ट हुए हैं वो आज माइनस के अंदर थे और DGKC हो गया, लकी हो गया, ये वो सारे थे जबकि गरीब पाल ने आउट परफॉर्म किया और फैक्टरों ने भी आउट परफॉर्म किया। मार्केट ने बजट के बाद एक गैप क्रिएट किया था जो 1,22,000 से 1,23,200 का था। आज वो गैप भी फिल हो गया और उससे गैप जो है वो नीचे क्लोजिंग भी नीचे की तरफ आई है जो फर्दर इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का क्या रुझान रहेगा और ये मार्केट कहाँ जाकर रुकेगी, इस पर हम आखिर में बात करते हैं। कुछ आज के इंडेक्स के हवाले से कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 204 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जिसकी जो टोटल ट्रेडिंग वैल्यू है KSE 100 इंडेक्स की वो 16 अरब की बनती है। आज की मार्केट कल की तरह जिस तरह कल अनसर्टेनिटी थी ड्यू टू वार टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट तो आज भी उसी तरह की अनसर्टन बिहेवियर था मार्केट का और जो आज की अहम न्यूज़ है वो ये सबसे टॉप के ऊपर के FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को एज प्रीवियस उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर रखा है। हालांकि इसके ऊपर इंडिया और इसराइल की बहुत ज़्यादा निफेरियस उनकी कोशिशें थी, मज़मूम मकासद थे उनके जो हासिल नहीं हो सके और ख्वाजा आसिफ ने इन्फॉर्म किया कि इंडिया और इसराइल की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर रहने में कामयाब रहा है और FATF का जो तज्जिया था उसकी जो रेटिंग थी वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना रही है। इस हवाले से उनकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
दूसरा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2028 तक रेकोडेक में रेलवे ट्रैक्स को मुकम्मल करने और रेलवे को फ़ाल करने का जो है वो न्यूज़ ब्रेक की है, और इस न्यूज़ ने OGDC और PPL के अंदर एक तरह की मूवमेंट डाल दी है, क्योंकि इसके जो मेन बेनिफिशरी हैं वो OGDC और PPL ही हैं। और इसका तीसरा बेनिफिशरी भी है जिसको PIBTL कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो 8 रुपये 40 पैसे 42 पैसे के करीब है। अगर यहाँ पर देखें तो रिस्क टू रिवार्ड जो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस है। अगर ये 8 रुपये की रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ पर स्टॉक को कम्युलेट करना चाहिए, और फर्दर इसका जो टारगेट है वो 12 रुपये है, 13 रुपये और 15 रुपये है, क्योंकि ये मेन बेनिफिशरी रहेगा। और रेकोडेक के मामला जब भी सऊदी अरब से वो एक ग्रीन सिग्नल आएगा तो जाहिर है इस स्टॉक के अंदर भी एक आपको एक्टिविटी अपवर्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो PIBTL के हवाले किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ने बताया है कि वो अमेरिका के साथ जो तिजारती मुआहदा है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के और उसको हतमी सूरत देने के करीब है। तो इसका जो फ़ायदा है वो हमारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से किसको है, तो उसको देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में से पेल, पाक इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर हमने कल बात की और उसकी बाइंग एरिया भी आपको बताया कि 40 रुपये 50 पैसे का जो है यहाँ एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। 39 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 39 रुपये से 39 रुपये 50 पैसे का ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अपसाइड इसका जो टारगेट है वो 49 और 50 रुपीज़ है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें तो बहुत बड़ी रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। 41 रुपये का इसने आज जो है वो लो लगाया है, और 41 रुपये कुछ पैसे पर ये बंद हुआ है। तो स्टॉक को डायरेक्टली अगर ये मुआहदा होता है तो स्टॉक को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, खसूसन टैरिफ के मसले के जो सोल्यूशन है उसके ऊपर। मुगल के C क्लास शेयर्स की आज ट्रेडिंग का पहला दिन था। मुगल आयरन जो है, मुगल स्टील सेक्टर में से, इंजीनियरिंग सेक्टर में से मुगल ने C क्लास शेयर की ट्रेडिंग का नोटिस दिया था, उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, और ये 45 रुपये पर शेयर की वैल्यू के हिसाब से ट्रेड हुआ। आज स्टॉक कैप रहा मुगल जो C क्लास शेयर हैं, और ये C क्लास शेयर स्पेशल किस्म के शेयर्स होते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर से अलग होते हैं, और इनकी जो वोटिंग राइट होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो ये 49 रुपये और 50 पैसे पर कैप रहा। स्टॉक का जो अगला टारगेट है वो 50 रुपये से 60 रुपये के दरमियान, यानी 60 रुपये जो है इसका पहला पड़ाव है। 10 रुपये का इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो आम लोग हैं उनको बहुत कम मिलते हैं शेयर्स। आज 4,500 शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं और स्टॉक कैप हो गया। इसके बाद SIFC के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साल टेक्नोलॉजी का मुआहदा हुआ है, यानी पाकिस्तानी जो पास 2 कंपनियां हैं उसकी उन्होंने चीन के साथ टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का 5 साल वायदा किया है, जो कि IT सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। MLCF, लक, DGKC, गैल और SNGP को PSX ने मीज़ान इंडेक्स में शामिल किया है। अच्छा, मीज़ान इंडेक्स क्या होता है? मीज़ान इंडेक्स दरअसल KMI 30 यानी जो शरिया कंप्लाइंट्स शेयर्स हैं KMI 30 के अंदर, उनमें से टॉप 12 कंपनियों का ये इंडेक्स है, जो ट्रेडिंग वैल्यू के हिसाब से और अपनी ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से और अपनी जो कैपिटल है उसके हिसाब से टॉप 12 कंपनियां होती हैं उनको मीज़ान इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और जो शेयर मीज़ान इंडेक्स के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से स्टॉक की जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो अब आप MLCF, लकी सीमेंट, DGKC, गैल और SNGP में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखेंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है वो तकरीबन आज ने पाकिस्तान जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स है उसका डाटा रिलीज हुआ है, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके आउटपुट में तकरीबन 2.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 25 के लिए इजाफा हुआ है। और ये देखें तो एक हौसला अफजा, ये भी एक रिपोर्ट थी, ये भी एक बात थी, हौसला अफजा रिपोर्ट थी, क्योंकि इससे हमें मुल्क की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो
70-80% آپ کی انڈسٹری کا جو ہے وہ حجم رکھتی ہے، تو اس کی ترقی کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ درست ڈائریکشن کے اوپر جا رہا ہے اور اس کی جو ترقی ہے وہ درست ڈائریکشن کے اوپر ہے۔ انٹرنیشنل حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رات تک کی ڈیولپمنٹ یہی تھی کہ ٹرمپ نے تہران میں لوگوں کو اس کو ایویکویٹ کرنے کا کہا۔ اس کے بعد الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس بات کے اوپر سوچ بچار ٹرمپ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ وہ جو ایک مڈل ایسٹ کے اندر ان کا انوائے ہے، انوائے اسٹیو وٹکاف اسٹیو وٹکاف کو، یا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، اس کو ایرانین آفیشل سے میٹنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ نیگوشیشنس کو جو ہے اس کے عمل کو جو ہے وہ کھولیں، نیگوشیشنس کے راستے کھولیں اور نیگوشیشنس ہو سکیں، مذاکرات ہو سکیں۔ یہ الجزیرہ کی خبر ہے۔ اگر اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ مارکیٹ کے لیے اور مڈل ایسٹ دونوں کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ اگر آج کنکلوڈ ہوتی ہے تو کل آپ مارکیٹ کو ایک ہریالی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، اور سٹاکس جو ہیں وہ اپنے لیولز پر واپس جائیں گے، اور انڈیکس بھی دوبارہ سے جو اپنی ریلی ہے اس کی اسی مومنٹم کے اندر آ جائے گا۔ اگر یہ 1,22,500 سے اوپر آ جاتا ہے، 600 سے اوپر آ جاتا ہے نیچے، اگر ان کیس اگر مڈل ایسٹ کے اندر تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ، برطانیہ یا فرانس میں سے کوئی پارٹی، خصوصاً امریکہ اگر آ جاتی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، تو پھر سچویشن مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ بگڑ جائے گی، اور ہماری مارکیٹ کہاں جا کر رکے گی۔ بڑا سوال یہ ہے کہ نیچے مارکیٹ انڈیکس کہاں پر رکے گا۔ تو مارکیٹ کی جو امیجیٹ سپورٹ ہے وہ 1,20,000 کے اوپر ہے۔ 1,20,000 وہ لیول ہے جس کو پار کرنے کے لیے مارکیٹ نے بہت دن یہاں پر لگائے، اور ایک بڑا والیوم یہاں پر لگا، تو اب یہی والیوم جو تھا، جو پہلے ریزسٹنس تھی، اب وہ مارکیٹ کے لیے سپورٹ ہے۔ تو ابھی کرنٹ ریٹ کے اوپر، کرنٹ سینیریو کے اندر جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، اگر جو کی تو رہتی ہے تو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بائنگ نہیں بنتی، اور ویٹ کرنا چاہیے، ایک ایسے لیول کا ویٹ کرنا چاہیے جہاں سے مارکیٹ ریباؤنڈ کر سکے۔ وہ 1,20,000 کا لیول ہے اسی طرح کی سچویشنز میں، اور اگر مڈل ایسٹ کے اندر حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں اور جنگ بڑھ جاتی ہے اور اس کا دائرہ بھی دوسرے ملکوں تک پہنچتا ہے، تو پھر ہمارا انڈیکس جو ہے اس کی جو امیجیٹ سپورٹ ہے وہ 1,18,500 نہیں ہے، بلکہ 1,00,000 جو ہے وہ 7,000 ہے، کیونکہ 10,000 کا جو گیپ ہے انڈیکس کے اندر وہ ایک بڑا گیپ ہے۔ یہ وہ گیپ ہے جب ہماری جنگ ختم ہوئی تھی اور انڈیا کے ساتھ، تو مارکیٹ نے 10,000 پوائنٹ سیم ڈے کے اندر گین کیے تھے۔ اب یہی وہ گیپ ہے جس کو مارکیٹ ہر صورت کے اندر فل کرے گی۔ اگر مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ جنگ کے اندر انوالو ہوتا ہے تو پھر ہمارا انڈیکس جو ہے وہ جو 1,18,000 کے لیول، بہت سارے یوٹیوبس کے اوپر بہت سارے جو دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ پھر مینٹین نہیں رہے گا، وہ پھر سسٹین نہیں ہوگا، سسٹینیبل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو ہم جس چیز کے اندر متاثر ہوں گے تو وہ آئل کی سپلائی ہے، آئل کی سپلائی اور اسٹریٹ آف ہرموز۔ اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر اگر ایران کی طرف سے اس کی بندش ہوتی ہے تو پوری دنیا کا ٹریڈ ڈسٹرب ہوگا، جس سے ورلڈ ریسیشن بھی آ سکتا ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہرموز اگر ڈسٹرب ہوگی تو پھر ساری دنیا کی مارکیٹیں بھی ڈسٹرب ہوں گی، پھر یہ کوئی سپورٹ وغیرہ کام نہیں کرے گی، پھر 1,07,000 کا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے، وہاں پر بائنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ٹریڈنگ سیشن کے بعد۔ اللہ